हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज से लोअर पीसीएस की क्लास। ये एमसीक्यू की क्लास होगी। इसमें 20 क्वेश्चंस रेगुलर वीडियो में आएंगे और आपको उनका आंसर कमेंट में बताना है। आज का टॉपिक है भारत की विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। एक टॉपिक कोशिश की जाएगी पूरे टॉपिक 40 क्वेश्चंस में कवर हो जाए एक टॉपिक। तो आज का टॉपिक है भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। पहला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर देते जाइएगा। नाविक 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 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केवल भारत की मुख्य भूमि को कवर करता है और इसकी सीमाएं देश की सीमाओं से बाहर नहीं जाती। दूसरा पॉइंट है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नागरिक मोबाइलों में इसका एकीकरण संभव नहीं है। तीसरा है, यह भारत सरकार की नीति के तहत आपदा प्रबंधन और समुद्री नेविगेशन मछुआरों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। आपको बताना है कौन सा सही है। कमेंट में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर बी सी सही है। दूसरा और तीसरा पहला गलत है। पहला गलत है क्योंकि नाविक जो है भारत की सीमाओं से 1500 मीटर दूर तक के क्षेत्र को कवर करता है। दूसरा गलत है क्योंकि भारत सरकार की नीति के तहत अब इसे स्मार्टफोन जैसे 5G फोन्स में नाविक चिपसेट और नागरिक वाहनों की ट्रैकिंग सिस्टम में अनिवार्य एकीकृत किया जा रहा है। तीसरा सही है। एनवाइस जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के माध्यम से मछुआरों को समुद्र में मौसम और संभावित मत्स्य क्षेत्र की जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया नीति के तहत विकसित डिजी लॉकर के दैनिक जीवन में प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित नहीं है बल्कि यह एक क्लाउड आधारित व्यक्तिगत दस्तावेज भंडारण प्रणाली है। दूसरा देखिए, डिजी लॉकर में जारी किए गए ई दस्तावेज मूल भौतिक दस्तावेजों के समान ही कानूनी रूप से मान्य है। तीसरा है, इसका उपयोग केवल सरकारी संस्थानों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को सहेजने के लिए किया जा सकता है। जा सकता है। निजी संस्थाएं इसका उपयोग नहीं कर सकती। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला और दूसरा सही है। यह आधार से जुड़े एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। दूसरा कथन सही है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 के तहत डिजी लॉकर में जारी किए गए दस्तावेज मूल्य दस्तावेजों के समतुल्य माने जाते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना। तीसरा गलत क्यों है देखिए, अब कई निजी बैंक, बीमा कंपनियां और शैक्षणिक संस्थान भी डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेज जारी और सत्यापित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीजी डीजी यात्रा डीजी यात्रा डीजी यात्रा यात्रा के पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह पूरी तरह से फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है। दूसरा है, इस नीति के तहत यात्रियों का व्यक्तिगत डेटा पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन केंद्रीय सर्वर में स्थायी रूप से संग्रहित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर यात्रियों की निर्बाध और संपर्क रहित आवाजाही सुनिश्चित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में बताएं।
पहला और तीसरा इसका सही है। देखिए, पहला क्या है, यह विकेंद्रीकृत पहचान प्रबंधन और एफआरटी पर काम करता है। दूसरा गलत है, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्री का बायोमेट्रिक डेटा केवल उनके मोबाइल डिवाइस में रहता है और यात्रा में 24 घंटे बाद हवाई अड्डे के सर्वर से हटा दिया जाता है। इसका कोई केंद्रीय भंडारण नहीं होता। तीसरा है, तीसरा सही था, यह दैनिक जीवन में हवाई यात्रा को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति। भारत की राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई के तहत विकसित भाषणी भाषणी आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत रहा था। भाषणी पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सैन्य संचार के लिए इनक्रेटिक भाषा का विकास करना। दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद प्रदान करना ताकि डिजिटल समावेश बढ़े। तीसरा है प्राथमिक विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को अनिवार्य करना। चौथा है साइबर सुरक्षा के खतरों की पहचान करने के लिए एक कोडिंग भाषा विकसित करना। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। भाषणी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया एक एआई आधारित राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? वॉइस टेक्स्ट अनुवाद के माध्यम से भाषा की बाधाओं को तोड़ना ताकि आम नागरिक अपनी मातृभाषा में इंटरनेट और डिजिटल सरकारी सेवा जैसे यूपीआई उमंग ऐप का प्रयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फास्टैग। परिवहन क्षेत्र में लागू फास्टैग तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फास्टैग के बारे में पढ़ना है, बताना है आपको। पहला है इसमें, यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग करता है। फास्टैग फास्टैग के कार्य करने के लिए वाहन को टोल प्लाजा पर पूर्णतः रोकना अनिवार्य है ताकि स्कैनर बारकोड पढ़ सके। यह तकनीक केवल इंफ्रारेड किरणों पर आधारित है। आपको बताना उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए कथन ए एक सही है। फास्टैग आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर काम करता है। दूसरा गलत है, सेकंड गलत है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग को दूर से और चलते हुए वाहन से पढ़ा जा सकता है, इसलिए पूर्ण रूप से रोकने की आवश्यकता नहीं है। इस यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा गलत है, यह रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है, इंफ्रारेड का नहीं। रेडियो तरंगों का करता है, इंफ्रारेड का नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आभा आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट फुल फॉर्म क्या है आभा की? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है आपको। कार्ड नंबर आभा जो है
आभा कार्ड नंबर 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान करता है। दूसरा दूसरा है, यह नागरिकों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन, लैब रिपोर्ट को डिजिटल रूप से सहेजने और डॉक्टरों के साथ साझा करने की सुविधा देता है। थर्ड पॉइंट है, आभा कार्ड बनवाना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज। सेकंड सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? आभा जो है 12 नंबर का नहीं, नंबर 14 अंकों का होता है, 12 का नहीं होता है। दूसरा सही है, यह दैनिक जीवन में मरीजों को फाइलें ले जाने के झंझट से मुक्त करता है और स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटल एकीकरण करता है। तीसरा गलत है, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, वॉलेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि क्षेत्र में भारत सरकार की किसान ड्रोन, ये करंट में भी बहुत रहा था किसान ड्रोन, किसान ड्रोन नीति के दैनिक अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, इसका उपयोग कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किया जाता है जिससे मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक दुष्प्रभाव कम होते हैं। स्वामित्व स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। तीसरा है, भारत में कृषि ड्रोन्स को उड़ाने के लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या की आवश्यकता नहीं होती। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें प्लीज। पहला और दूसरा सही है इसका। पहला सही है, यह प्रिसीजन एग्रीकल्चर सटीक कृषि का हिस्सा है। दूसरा दूसरा सही है, स्वामित्व योजना में आबादी वाले क्षेत्रों का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग दैनिक प्रशासनिक कार्य बन गए हैं। तीसरा गलत है, ड्रोन नियम 2021 के तहत नैनो ड्रोन्स को छोड़कर कृषि ड्रोन्स के लिए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और यूआईएन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई संजीवनी भी बहुत करंट में रहा है। देखिए, टेली मेडिसिन पहल है ई संजीवनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बड़े अस्पतालों के विशेषज्ञों से जोड़ता है, ई संजीवनी। दूसरा पॉइंट है, इसमें नागरिकों को सीधे अपने घर से स्मार्टफोन के माध्यम से ओपीडी परामर्श लेने की सुविधा उपलब्ध नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। सिर्फ एक सही है। कथन एक सही है, यह हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करता है जो ग्रामीण भारत में विशेषज्ञ चिकित्सा पहचानता है। दूसरा गलत है, ई संजीवनी ओपीडी मॉडल के तहत कोई भी नागरिक घर बैठे दैनिक जीवन में स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से सीधे डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पीएम वाणी वाणी ये भी करंट में था। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम वाणी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटर नेटवर्क इंटरफेस योजना का मुख्य उद्देश्य बताना है आपको। पहला है, इसमें केवल सरकारी स्कूलों में इंटरनेट प्रदान करना। दूसरा है, सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट का प्रसार करना। इनमें से कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा। तीसरा है, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का नियमन करना।
चौथा है अंतरिक्ष आधारित सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ावा देना। सॉरी आपको आंसर ही दिख गया। तो क्या उद्देश्य है इसका? सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट का प्रसार करना, इसमें जिसमें कोई लाइसेंस शुल्क नहीं होगा। सॉल्यूशन एक बार पढ़ लेते हैं। पीएम वाणी का उद्देश्य सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार करना। इस नीति के तहत किराना स्टोर, चाय की दुकानें आदि पब्लिक डेटा ऑफिस बन सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए किसी लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क शुल्क की आवश्यकता नहीं है। यह दैनिक जीवन में डिजिटल डिवाइस को कम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी, एनसीएमसी याद रखिएगा इसकी। राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड के तहत पहलू और अनुप्रयोग पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, या वन नेशन वन कार्ड नीति का हिस्सा है जो रुपे कार्ड तंत्र पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग केवल मेट्रो रेल में यात्रा के लिए किया जा सकता है, खुदरा खरीदी के लिए नहीं। तीसरा पॉइंट है, इसमें एक डुअल इंटरफेस संपर्क और संपर्क रहित चिप तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। बताइए कमेंट बॉक्स में। पहला और तीसरा सही है इसका। पहला देखें, पहला कथन सही है, यह स्वदेशी रुपे नेटवर्क द्वारा संचालित है। दूसरा गलत है, यह ओपन लूप कार्ड है जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग मेट्रो, बस, टोल टैक्स, पार्किंग के साथ साथ दैनिक जीवन में खुदरा खरीदी, एटीएम या पीओएस मशीन के लिए भी किया जा सकता है। तीसरा सही है, या ई ईएमवी रुपे, मास्टर कार्ड, वीजा मानक वाली डुअल इंटरफेस चिप पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऊर्जा दक्षता नीति के तहत उजाला योजना में एलईडी बल्बों को बढ़ावा दिया गया है। उजाला योजना एलईडी बल्बों को बढ़ावा दिया गया है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त एलईडी लाइट इमेटिंग डायोड के वैज्ञानिक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलईडी ताप दीप्त बल्बों की तरह फिलामेंट को गर्म करके प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दूसरा देखिए, यह एक अर्धचालक उपकरण है जो इलेक्ट्रो ल्यूमिनेंस के सिद्धांत पर काम करता है। CFLS कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप की तुलना में एलईडी में पारा मरकरी नहीं होता है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही है। कौन सा सही है कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा तीसरा सही है। देखिए पहला गलत है क्योंकि एलईडी में कोई भी फिलामेंट नहीं होता, यह गर्म होकर नहीं जलता। दूसरा सही है, यह एक पीएन जंक्शन डायोड है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन और होल के पुनर्संयोजन से फोटॉन प्रकाश उत्पन्न उत्सर्जित होते हैं। तीसरा पॉइंट भी सही है, सीएफएल में जहरीला पारा होता है जबकि एलईडी में नहीं होता। तो सीएफएल में पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विकसित की जा रही क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का दैनिक जीवन प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण संभावित अनुप्रयोग क्या है? आप बताइए। पहला पॉइंट है, अत्यधिक उच्च रेजोल्यूशन वाली 3D फिल्में बनाना।
दूसरा पॉइंट है कृषि बीजों को जेनेटिक इंजीनियरिंग करना। तीसरा पॉइंट है बैंक लेन देन सरकारी संचार को हैक प्रूफ अत्यंत सुरक्षित बनाना। चौथा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी की क्षमता को दोगुना करना। कौन सा सही है बताइए? सी सही है, बैंक के लेन देन और सरकारी संचार को हैक प्रूफ बनाना। इसको सॉल्यूशन पढ़ते हैं। क्यूकेडी क्वांटम यांत्रिकी क्वांटम मशीन्स के सिद्धांत का उपयोग करके क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों को सुरक्षित रूप से साझा करने की एक विधि है। यदि कोई हैकर डाटा को बीच में पढ़ने की कोशिश करता है तो क्वांटम अवस्था बदल जाती है और सेंडर रिसीवर को तुरंत अलर्ट मिल जाता है। इसका मुख्य प्रयोग सुरक्षित संचार में है। वित्तीय और रक्षा में इसका मुख्य प्रयोग सुरक्षित संचार, वित्तीय और रक्षा में है। FAME सेकंड, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इन इंडिया। नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वॉइस में प्रयुक्त लिथियम आयन आयन बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें पहला पॉइंट है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान लिथियम आयन एनोड और कैथोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से गति करते हैं। दूसरा, लिथियम आयन बैटरियों में मेमोरी इनफेक्ट बहुत अधिक होता है जिससे उन्हें बार बार पूरा डिस्चार्ज करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है सॉलिड स्टेट बैटरियों की तुलना में लिथियम आयन बैटरियों में आग लगने का जोखिम कम होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला सही है, पहला सही है। यह एल आई आयन बैटरियों का मूल कार्य सिद्धांत है। दूसरा गलत है। एल आई आयन बैटरियों का एक बड़ा फायदा यह है कि इसमें मेमोरी इफेक्ट नहीं होता या ना के बराबर होता है, इसलिए आप इन्हें कभी भी चार्ज कर सकते हैं, पूरा डिस्चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट गलत है। एल आई आयन में तरल ज्वलनशील इलेक्ट्रोलाइट होता है जिससे आग का खतरा अधिक होता है, जबकि सॉलिड स्टेट बैटरियां अधिक सुरक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत न्यूज में रहा था। भारत नेट परियोजना जो ग्रामीण भारत के दैनिक जीवन को बदल रही है के तकनीकी आधार ऑप्टिकल फाइबर केबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है भारत नेट परियोजना जो ग्रामीण भारत के दैनिक जीवन को बदल रही है के तकनीकी आधार ऑप्टिकल फाइबर केबल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें, यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर में विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें डाटा का संचरण प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। आप बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला और तीसरा सही है। देखिए पहला, OFC पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है जिससे OFC पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है जिससे सिग्नल बिना किसी नुकसान के लंबी दूरी तय करता है।
ठीक है, दूसरा गलत है, चूंकि OFC कांच या प्लास्टिक का बना होता है, इसमें प्रकाश प्रभावित होता है, इसलिए यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त है। तांबे के तार इसके शिकार होते हैं। तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, सारे ही क्वेश्चन वे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सेंसर आधारित प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को कार्य करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती। स्मार्ट मीटर जो घर की बिजली खपत का रियल टाइम डेटा ग्रिड को भेजते हैं, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक उदाहरण है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम में मशीन टू मशीन संचार शामिल होता है, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा और तीसरा सही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आधार ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क के माध्यम से उपकरणों का आपस में जुड़ना है। दूसरा सही है, कथन दो सही है। स्मार्ट मीटर स्मार्ट घरेलू उपकरण जैसे वाईफाई से चलने वाली एसी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। तीसरा भी सही है, सेंसर डेटा एकमात्र एकत्रित करते हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप के अन्य मशीनों सर्वर को भेजते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, कल 20 क्वेश्चन करेंगे आगे के। एक टॉपिक को मैक्सिमम 40 क्वेश्चन में हम कंप्लीट करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। शेयर करेंगे तो रेगुलर क्लास आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।